2022 हम लोग बात करेंगे आज अपने संपादकीय एडिटोरियल्स की। न्यूज़पेपर्स में क्या क्या मेन खबरें हैं उन सब में बात करेंगे और अपने मेंस आंसर राइटिंग को बेहतर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत बेहतर हो सके। कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस, यूपीएससी, जो भी एग्जाम्स हो, लगातार हम रूस यूक्रेन के मुद्दे देख रहे हैं और लगातार G20 पर मोटे अनाज पर मैंने बहुत डिस्कस कर लिया है। मोटे अनाज पर लगातार आ रहा है, तो इन सब बिजनेस टेंडर में मोटे अनाज पर आज फिर से आया हुआ है, जबकि मोटे अनाज को हम लोगों ने कल भी देखा था। और लगातार मैं इस बात की बात कर रहा हूँ कि लगातार आपकी ये क्वेश्चंस में आ रहा है, तो इसको आज हम लोग फिर नहीं देखने का प्रयास करेंगे। रूस यूक्रेन भी बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर से आ रहा है। एक भूजल लगातार डाउन बोर्ड में जा रहा है, उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। और एक ये देखिए, एक आंकड़ा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में अभी आपका आंसर राइटिंग करनी होगी तो उसमें बहुत फेमस करेगा कि विश्व के अग्रणी निर्यातक देश कौन कौन से हैं जो सर्वाधिक निर्यात कर रहे हैं दुनिया को। तो सर्वाधिक निर्यातक देश है अमेरिका, नंबर 1 पे 13.1% दुनिया का निर्यात जो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के बाद नंबर 2 पर ब्रिटेन अभी भी है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, ये टॉप 3 कंट्री है। अमेरिका 13.1% के साथ विश्व में सर्वाधिक निर्यात कर रहा है, फिर ब्रिटेन 6.9%, फिर चीन 6.5%, फिर जर्मनी 6.2% चौथे स्थान पर। उसके बाद आयरलैंड, छोटा सा देश, 5.6%, फिर फ्रांस है, और फिर भारत 4%। ये देखिए, यानी कि भारत की वैश्विक हिस्सेदारी जो निर्यात में है वो 4% है। कितने परसेंट है? 4% है। लेकिन अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका, फिर दूसरे ब्रिटेन, तीसरे पर चीन, चौथे जर्मनी, पांचवें पर आयरलैंड, छठे पर फ्रांस, सातवें पर भारत है। तो ये आंकड़ा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं कि विश्व के अग्रणी निर्यातक देशों में हिस्सेदारी क्या क्या है। चलिए आगे अब देख लेते हैं हम लोग। जो आज हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो तो छांटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे मुझे उम्मीद लगती है कि जो आपके एग्जाम्स में आपको लगातार जिनका क्वेश्चंस बनता है, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन मुद्दे हो सकते हैं, उन पर हम लोग 2 आर्टिकल्स पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहले एक हम लोग जो देखेंगे आज, बेहतर पुलिसिंग। क्योंकि पुलिस सुधार पर लगातार बात होती है और इस पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है और लगातार बात भी कर रही है, तो इस पर मेंस में बहुत संभव है कि पहले भी आया और फिर भी आ सकता है। तो आपका जीएस पेपर सेकंड से जुड़ा हुआ मामला है ये। तो बेहतर पुलिसिंग का प्रतीक है इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में जानकारी हो जाएगी और साथ साथ भारत में जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसमें सुधारने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं और क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और क्या नहीं किए, इन सब मुद्दों पर भी इसमें आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे जो आपके आंसर राइटिंग को और जो आप कल अपने आंसर राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। भारत सर्वाधिक सहिष्णु लोकतांत्रिक देश तथा दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप सब जानते हैं। दूसरी ओर लगातार जारी आतंकवाद वृद्धि का भी प्रमुख शिकार है। हमारे यहाँ आतंकवाद भी लगातार बढ़ रहा है। छिटपुट आतंकी हिंसा की अनेक घटनाएं हर साल देखने को मिलती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से आतंकी व्यूह का सामना करने के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का दीर्घकालिक रूप से गठन हो रहा है। हाल ही में तो अब जो बेहतर पुलिसिंग की बात करें, वो संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है आपकी, आप सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इंटरपोल की 9वीं आम सभा को संबोधित किया। इंटरपोल की 9वीं बैठक को संबोधित किया। उनके भाषण से स्पष्ट था कि भारत रणनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। इंटरपोल भारत को उच्च शक्तिशाली पुलिस तकनीक से लैस करने तथा पुलिस को नवीनतम तकनीकों से सर्वाधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इंटरपोल की लोकप्रियता व महत्व बहुत ही अधिक है क्योंकि इसके मेंबर कितने, 195 मेंबर है इंटरपोल के। इससे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहयोग व महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करने में सहयोग करेगा। विशाल पुलिस बल है दुनिया का। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटने में एक साथ आने के सहयोग पर जोर दिया, जिसमें साइबर अपराध, अवैध शिकार, भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शामिल है। उन्होंने अत्यधिक सक्षम अंतर्राष्ट्रीय खुफिया व्यवस्था स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने पर जोर दिया, जो निकट सहयोग से सुनिश्चित करेगी कि ऐसे खतरों के शुरुआती चरणों में ही कैसे निपटे। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया भर में आज आतंकवाद या अन्य तरह की घटनाएं हों, उसके लिए आप बेहतर पुलिसिंग की बात करते हैं। आतंकवादी गतिविधियों में की फंडिंग से लेकर पुलिसिंग में सहयोग, साइबर खतरों से निपटना, तकनीकी खोजों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा समुद्री सुरक्षा सूचनाओं एकत्र करने के माध्यम से सीमाओं को मजबूत करना इसमें शामिल है। एक बात और है, संचार क्षमताओं को भी युक्त संगत बनाया जाना चाहिए और आपस में देशों का सहयोग व समन्वय भी आवश्यक है ताकि हम भविष्य में किसी प्रकार के खतरे से निपट सकें। और इसके लिए हाईटेक पुलिसिंग बहुत जरूरी है। अब जो वर्तमान में बात करें हाईटेक
पुलिसिंग प्रक्रिया की। पुलिस आधुनिकीकरण से व्यवहारिक रूप से विकृत सोच वाले समूह के संभावित खतरों का अनुमान लगाया जा सकता है। स्मार्ट पुलिसिंग तथा परस्पर समन्वित व हस्तांतरित तरीकों से प्रयोग कर पहले ही जोर दिया रहा है। ड्रोन जैसी तकनीकों के प्रयोग से प्रक्रिया को संस्थापित करना बहुत जल्दी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। हाल ही में कश्मीर घाटी में लक्षित हिंसा का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रक्रियाओं में बाधा डालना तथा राज्य में निरंतर हो रही प्रगति को रोकना है। एक फल किसान की हत्या था, इसके बाद जम्मू कश्मीर में सुपैया में हत्याएं तथा लगातार बॉर्डर से ड्रोन के द्वारा स्मगलिंग वगैरह, ये अब भारत की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करने वाले लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो हमें अब कुछ बेहतर करना होगा। इसके लिए क्या हमारी प्रभावी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों और उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए, जो वो है ना, आतंकी घटनाओं संबंध और उसके परिणामों से निपटने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। ऐसी घटनाओं वाले क्षेत्रों में समुचित डेटा अत्यधिक लाभदायक होगा। पहले डेटा देखें, उसके बाद अच्छी खुफिया और स्मार्ट पुलिसिंग और पुलिसिंग एजेंसियों का समन्वय भी जरूरी है। खुफिया विभाग को आतंकियों के संभावित निशानों, समय तथा स्थानों के बारे में पहले जानकारियां देनी चाहिए। दूसरी ओर समुचित असंवेदनशील या संवेदनशील सुरक्षा प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। आतंकवादियों में निराशा पैदा करने वाले कुछ सकारात्मक कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक संस्थानों समेत सभी संस्थानों में खुलापन पैदा करने की जरूरत है, ताकि वे नस्लीय, धार्मिक या राजनीतिक दबावों को सहन कर आतंकियों को अपनी भावनाएं खुलेआम अभिव्यक्त करने का अवसर न दे सके। इससे लोगों की सोच बदलेगी, तब वो अपने मतभेद शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि आजकल आतंकवादी एक दशक पहले के अपने समकक्षों की तुलना में ज्यादा संगठित व पेशेवर गिरोह हो गए। अब उनका एक नेटवर्क होता है, पूरा एक इंडस्ट्री डेवलप कर ली। इसलिए सुरक्षा व सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिक पुलिसिंग की आवश्यकता है। पुराने के स्थान पर आज ज्यादा दृश्यमान व जागरूक पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों का नेटवर्क जरूरी हो गया है। साथ ही जैविक व रासायनिक युद्धों की आयुध उनके पास पहुंच चुके हैं, जो आतंकवादी या जो अन्य। तो ऐसी आशंका के बीच आतंकवादी ज्यादा जोश अभियान चलाएंगे और विनाश की ऐसी श्रृंखला उत्पन्न करेंगे जिसे रोकना लगभग मुमकिन नहीं होता है। तो विभिन्न देशों के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दुनिया भर में विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञ के सहयोग को विकास योजना तैयार कर दिया सके। सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। और इम्प्रोवाइज्ड डिवाइसेस आईडी के प्रयोग से हालिया आपराधिक गतिविधियों तथा आतंकियों के काम करने के ढंग से स्पष्ट है कि नए किस्म के आतंकी, नशीले पदार्थों के व्यापारी, स्मगलर तैयार कर रहे हैं, जो अभूतपूर्व क्रूरता प्रदर्शित करते हैं। दुनिया भर में पुलिस को सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो दुनिया भर में की समस्याओं से निपटता है। लेकिन बढ़ते व विविधतापूर्ण खतरे पुलिसिंग व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खतरा है, उसे भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। समय आ गया है कि हम विभिन्न देशों की पुलिस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व सहयोग का महत्व समझें, क्योंकि वो अकेले अपराध को रोक नहीं सकते। पूरे समाज को अपने लोगों की सुरक्षा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास करने होंगे। तेज वैश्वीकरण के चलते अपराधियों व आतंकियों ने भी अपने काम के तरीके बदले हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग के लिए सहयोग व समन्वय बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए पुलिस बलों को अभिप्रेरणा के साथ साथ आधार रूप से भावी व अदृश्य चुनौतियों से निपटने के तैयार होना, ये इनका पूरा आर्टिकल है। मतलब ये बात कर रहे हैं कि इंटरपोल को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग व्यवस्था को एक साथ समन्वित जोड़ करने पर तैयार करना होगा। और रही बात भारत की बात करें तो भारत इस एक पॉइंट तो इंटरनेशनल पुलिसिंग वाला होगा। साथ साथ हमें प्रकाश सिंह बरामद केस में जो 2006 में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, उन गाइडलाइंस को अभी भी पूरा करना है। वो अभी पूरा नहीं कर पाए, उनको पूरा करें। और बेहतर आपका सिस्टम, आपके जो आधुनिक हथियार हैं, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड्स है, उनकी जो वेतन विसंगतियाँ हैं, आपकी ट्रेनिंग्स है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, और आफ्टर फील्ड ट्रायल, साथ साथ आपका ड्रोन से लैस करना, आधुनिक हथियारों से लैस करना, इन सब चीज़ों पर बेहतर, और एआई से लैस करना आदि बेहतर तरीके हो सकते हैं। तो ये एक मुद्दा है आपका, जिस पर आप लिख सकते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है दूसरा। हम लोग जनसत्ता से डिस्कस करेंगे। हालांकि G20 मैंने डिस्कस बहुत किया, लेकिन लगातार फिर से इधर कुछ आ रहे थे, डेली आ रहा है पेपर में G20 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। जैसे रसिया यूक्रेन पर भी आ रहा है, एक बार फिर देखना पड़ेगा उसको। मोटे अनाज पर इतने आए कि मैंने डिस्कस किए तो उसमें मिले गए, तो एक बार फिर देख लेते हैं। संयुक्त मंच निर्णायक आवाज G20 में भारत के सामने दुनिया का चेहरा संवारने के लिए समर्पित प्रयास करने का एक बड़ा अवसर आ गया। G20 भारत 2023 इंडिया G20 वाला जो समिट, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। वैसे तो पिछले दिनों भारत की कूटनीतिक और आर्थिक तरक्की ने कोरोना महामारी के सबल मुकाबले और रूस तथा अमेरिका के बीच स्वस्थ संतुलन साधने में उपलब्धि हासिल की। ये बात सही है कि दुनिया में आज कोई भी देश भारत को दंडनीकार नहीं कर सकता, बल्कि भारत समय अलग अलग धरातलों पर दुनिया को बदलने और संवारने के लिए जुट गया है। आज अगर रूस उसे अपना मान रहा है, तो अमेरिका ने भी उसको अपने वृत्त से बाहर नहीं किया है। रूस से हमने पिछले साल 2% की जगह इस बार 20% कच्चा तेल खरीदने का अनुपात बढ़ाया है।
और आप ये जानते हैं अभी हाल ही में रूस भारत को सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश बन गया है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी कई व्यावसायिक और निवेश संबंधी समझौते किए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम बात करें या सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा परिषद में भारत का स्थान बनने की बात हो रही है, स्थायी सदस्य होने की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र का ये सशक्त अंग दुनिया के हर संघर्ष, हर झगड़े में निपटारे के लिए आगे आता है। भारत उसका भी अस्थायी सदस्य है, लेकिन 1 महीने के लिए उसे सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का मौका मिला है अभी, और उसका अध्यक्ष भारत है। काफी समय से भारत को स्थायी सदस्यता देने की मांग उठ रही है। उसे इस बार रूस का समर्थन भी मिल गया है। रूस ने कहा कि भारत हर मामले में वैश्विक प्रतिनिधि के योग्य है। इस समय भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी को शामिल करने के लिए पैरवी चल रही। G4 भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी 15 देशों की इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य भारत को स्थायी सदस्य बनने की वकालत भी कर रहे हैं। ये पैरवी और सशक्त हो गई जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूह G20 की 1 साल की अध्यक्षता भारत कर रहा है। वैश्विक जीडीपी में इस समूह की हिस्सेदारी 85% से अधिक है। विश्व उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 80% है, 80% है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 75% और विश्व की 65% आबादी इसके मेंबर्स में, यानी कि G20 का जो महत्वपूर्ण है, G20 क्यों है कि दुनिया की 65% आबादी इसके पास है। दुनिया के व्यापार का 75%, 75%, दुनिया के उत्पादन में, प्रोडक्शन में इसकी हिस्सेदारी 80%, 80% और जीडीपी में, विश्व की जीडीपी में 85%, 85% का योगदान करता है। आप जब G20 लिखेंगे तो ये आपके आंकड़े बहुत काम के। फिर सुन लीजिए, दुनिया की आबादी कितनी G20 में? 65%, व्यापार 75%, उत्पादन 80% और जीडीपी में हिस्सेदारी 85%। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये ग्रुप है। ऐसे सशक्त संगठन की अध्यक्षता भारत कर रहा है और दूसरी ओर दुनिया के बड़े देश उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान देने की मांग कर रहे हैं। निसंदेह ये भारत के लिए गर्व की बात है। अभी उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक भी हो गई। इसमें भारत में 50 शहरों में से 200 बैठकें आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया। कितने शहरों में? 50 शहरों में 200 बैठकें की जाएंगी। अगले साल भारत में इस महत्वपूर्ण समूह का एजेंडा बनाना है। अगर भारत अपने कदम से उठाता है तो निश्चय ही उसकी साख मजबूत होगी। मगर ये मजबूत होगी कैसी? दुनिया का हाल क्या होगा? ऊपर उत्तर दक्षिण बंटवारा कैसे? इस सब पर बात करेंगे। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम खानों में बटी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को ज्यादा विभाजित कर दिया है। क्या इस विभाजित तनावग्रस्त दुनिया में भारत एक सेतु बनकर उभर सकेगा? यही सब क्वेश्चन है। भारत सरकार ने नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। सबका कल्याण और समावेशी विकास ही G20 समूह का लक्ष्य होना चाहिए। भारत एक और नई बात लेकर चला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साल भर में G20 के 2 से ज्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। इसे एक अमीरों का समूह नहीं, जन समूह बनाने, लोकतंत्र के विस्तार का संदेश भारत दे रहा है। तो निश्चय ही ये एक नई दुनिया को बनाने में सफल हो सकेगा। भारत के पास कई संदेश हैं इस मजबूत मंच से प्रसारित करने के लिए। भारत की विविधता और अनेकता में एकता का संदेश सबको मिले। भारत ने जिस दृढ़ता के साथ कोविड प्रबंधन और महामारी का सामना किया वो भी एक उदाहरण है। और यही नहीं, भारत के करोड़ों पिछड़े और भूखे लोगों को इस महामारी के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति की गई। संकट काल में भारत ने बहुत उत्तम आर्थिक प्रबंधन किया। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की मजबूत विदेश नीति सामने आई, जिसमें किसी भी पक्ष की ओर से अनावश्यक झुकाव नहीं था। केवल संवाद की पैरवी और शांति की आवाज थी, है ना। ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट जो है वो, इसके अलावा भारत में और क्या आप देखेंगे, समाज, छात्रों, महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। विश्व के हजारों प्रतिनिधि इस साल भारत आएंगे, है ना। पर्यटन और सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी, निरंतर बढ़ रही है ना। तो भारत को पर्यटन और सेवा क्षेत्र में नया विकास होगा। भारत एक उभरता विकासशील देश है, तीसरी दुनिया के नए उभरते देशों का अगुवा है। अगर इस समय G20 की अध्यक्षता निभाते हुए भारत दुनिया को समझौते के शांत, संवाद, आतंकवाद का विरोध कर सकता है, शांत की आवाज बढ़ा सकता है। यही वो बातें जिन्हें भारत को साख दुनिया में बढ़ाई है, और यही बातें हैं कि जो G20 के मन से भारत को सबसे कहनी है। लोकतंत्र के विस्तार की बात कहनी है। निश्चय ही भारत अगर समर्पण के भाव से अपने रास्ते पर चलता और दुनिया के शक्तिशाली समूह को साथ चलता है तो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त है। वैश्विक अवधारणाओं में बदलाव का अवसर मिलेगा, मगर बीच में कुछ ऐसे धरातल हैं जहां इस विश्व नेतृत्व के अवसर पर भारत फिसल ना जाए। अब नेगेटिव पॉइंट में क्या क्या है? सबसे पहले तो विकट फिसलाव जलवायु परिवर्तन की समस्या पर आ सकता है, क्लाइमेट चेंज की। आज भारत से दुनिया के सभी गरीब और विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं।
अमीर देश उनके साथ कंधा भिड़ाने को तैयार नहीं है। वे अपना 100 अरब का पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का व्यय का वादा भी पूरा नहीं कर रहे हैं। 100 मिलियन अरब डॉलर की जो बात हुई थी, देखना होगा कि भारत इन मजबूत और संपन्न देशों का नेतृत्व करते हुए उन्हें इस मंच पर कितना मना पाता है। दुनिया भर में आज महंगाई और मंदी का माहौल है, सभी देश आर्थिक ह्रास का सामना कर रहे हैं। एक दिलासा भरा संतोष ये हो सकता है कि भारत ने इनके मुकाबले अपनी विकास दर को ऊंचा रखा, लेकिन इन विश्वव्यापी समस्याओं का मुकाबला सर्वसमावेशी आर्थिक पहल से ही होगा, आम सहमति से ही होगा, आपाधापी से अलग होकर सर्व जन कल्याण से ही होगा। देखना यह होगा कि भारत इस दिशा में कितना काम कर पाता है और किस तरीके से इस दिशा में चलते हुए विश्व के कल्याण का मार्ग बढ़ा सकता है। बेशक 2008 से ही दुनिया में आवाज उठती रही है कि हम अकेले के बजाय साथ मिलकर चलेंगे तो ये पद बिंदु आसानी से दुनिया को उसकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, लेकिन बीच में आए व्यापार युद्ध, एक और अमेरिका, दूसरी ओर चीन, फिर छिड़ा रूस यूक्रेन युद्ध और अब एक और ताइवान का मामला, दूसरी ओर चीन द्वारा लद्दाख के बाद अरुणाचल बताता नहीं, यूं लगता है जैसे दूसरे इलाकों हड़पने की कोशिश। इधर भारत G20 के मंच में एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के मंत्र को साथ लाया है, आगे आया है। देखना यह होगा कि मंत्र केवल उद्घोष करता है या दुनिया के सब देश अपनी दुश्वारियों और अपनी कट समस्याओं से मुक्ति का मार्ग समझकर अपना पाते हैं। तो G20 में क्या क्या भारत के मुद्दे होने चाहिए और क्या क्या भारत पॉइंट रख सकता है और भारत को रखने चाहिए, इन सब मुद्दों पर है। हालांकि G20 पर, बेसिक G20 पर जो मुद्दा हो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।